अस्सलामुअलैकुम। चलो जी, हाउ आर यू? लास्ट क्लास में हम लोगों ने पासवर्ड्स किए थे। हम लोगों ने एनर्जी तक कर लिया था, ठीक है। और आज हमें एज डिस्कस्ड अर्लियर हम लोगों ने डैम्पिंग डिस्कस कर लिया, ठीक है। अच्छा, डैम्पिंग के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने से पहले एक चीज डिस्कस करना चाहूँ, दैट इज डिफरेंस बिटवीन फ्री एंड फोर्स्ड ऑसिलेशंस, ठीक है। अब तक जितनी हमने ऑसिलेशंस पढ़ी थी इनको हम फ्री ऑसिलेशंस कहते हैं। फ्री ऑसिलेशंस हम किसे कह रहे हैं? हम एक ऐसे ऑसिलेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं जिसके अंदर हमने कहा कि अ सिस्टम इज बीइंग ऑसिलेटेड। उसको हमने डिस्प्लेस किया था, वो ऑसिलेट कर रहा था। नाउ देयर आर नो एनर्जी लॉसेस इन इट, देयर आर नो डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड एंड इट्स आइडियली ऑसिलेटिंग विद अ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, ठीक है, जिस तरह हम लोग अब तक पढ़ते हुए आ रहे थे। फ्री ऑसिलेशन के अंदर हम ये कह रहे हैं कि एम्पलीट्यूड में किसी किस्म का डिक्रीज नहीं आ रहा, एनर्जी में किसी किस्म के लॉसेस नहीं आ रहे, आपके पास टाइम पीरियड एंड ओमेगा एंड फ्रीक्वेंसी इज नो चेंजेस, आइडियल आपके पास ऑसिलेशन है। प्रैक्टिकली आपके पास ऐसा होता नहीं है। प्रैक्टिकली आपके पास होता ये है कि किसी भी सिस्टम में, मतलब नॉट ओनली दी ऑसिलेशन सिस्टम, किसी भी सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो उसके अंदर एनर्जी लॉसेस तो आते हैं, ठीक है। तो अगर मैं एक ऑसिलेटिंग सिस्टम की बात करूं, अब चाहे वो एक सिंपल पेंडुलम हो, चाहे वो आपके पास एक स्ट्रिंग मास सिस्टम हो, या और जो दीगर हम लोगों ने एग्जाम्पल देखी थी उनमें से कोई एक सिस्टम हो, इफ इट्स ऑसिलेटेड तो वहां पे आई वुड एक्सपेक्ट एनर्जी लॉस। अब एनर्जी लॉस क्या करेगा? एनर्जी लॉसेस ड्यू टू मल्टीपल थिंग्स, ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस आ सकता है, एनर्जी लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन आ सकता है, एनर्जी लॉस ड्यू टू और देर आर मल्टीपल फैक्टर्स, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन दी ऑसिलेटिंग सिस्टम, ठीक है। अच्छा, अब इमीडिएटली जो एनर्जी का इफेक्ट आता है वो किस चीज पर आएगा? वो हमें एनर्जी के फॉर्मूला से देखना है, ठीक है। एनर्जी का जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा, टोटल एनर्जी का, दैट वाज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इन एक्स नॉट का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हाफ मास एंड ओमेगा, दिस इज अ कांस्टेंट फैक्टर, ठीक है। ये सब आपके पास कांस्टेंट हैं और कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। एनर्जी becomes directly proportional to the amplitude. Now if there is certain loss of energy, अगर किसी भी किस्म का लॉस आ रहा है एनर्जी के अंदर, तो ultimately that loss goes to the amplitude. So what happens if the energy is lost in an oscillating system? The amplitude decreases. Now for example, कि अगर एक oscillating system है और उसका mean position, हमारे पास जो रेफरेंस पॉइंट था जहां से मैंने इसको ऑसिलेट किया था, वो एक ये पॉइंट था, ठीक है। एंड लेट्स से कि मैंने जो उसको डिस्प्लेस करवाया वो टिल दिस पॉइंट था, दिस इज द पॉजिटिव एक्स नाउ। Now I'll be expecting कि same value of displacement यहाँ पर आनी चाहिए थी, ठीक है, मतलब ऑन दी नेगेटिव साइड। तो फॉर एग्जाम्पल कि मैंने इसको यहाँ ऑसिलेट करवाया था, तो अगर ये वंस यहाँ से चला है तो यहाँ से आते, मतलब फ्रॉम द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जीरो डिस्प्लेसमेंट, मतलब मीन पोजीशन पे आते आते इसकी एनर्जी लॉस हुई होगी। एंड फिर जब जीरो डिस्प्लेसमेंट से ये चला होगा ऑन द अदर साइड, इट वोंट रीच द सेम डिस्प्लेसमेंट वैल्यू, उससे स्लाइटली लेसर हो। लेसर क्यों है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिक्स एनर्जी लॉस हो चुकी हुई है, और एनर्जी लॉस जो है वो आपको आपके एम्पलीट्यूड को डिक्रीज कर रही है। तो एम्पलीट्यूड ऑन द अदर साइड वाजंट द सेम एम्पलीट्यूड, अब ये न्यू एम्पलीट्यूड से वापस आया था। जब ये ऑन द अदर साइड, द पॉजिटिव साइड जाएगा, तो अगेन ये दोबारा इतनी वेलोसिटी, इतना डिस्प्लेसमेंट अचीव नहीं कर रहा, तो ये यहाँ पर कम होता चला गया। यहाँ से ये वापस आएगा टुवर्ड द मीन पोजीशन, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट की तरफ जाता है, तो फर्दर इसकी डिस्प्लेसमेंट, इसका एम्पलीट्यूड कम हो चुका होगा। तो एंड सो ऑन अगर मैं देखता चला जाऊंगा तो एम्पलीट्यूड वुड डिक्रीज every time it reaches the
मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक कंप्लीट साइकिल के बाद ऐसा हो रहा होगा ना। एक दफा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से दूसरी दफा नेगेटिव मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, का मतलब हाफ साइकिल के अंदर ही आई वुड एक्सपेक्ट द डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड। ठीक है, एंड दिस डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड वुड बी एक्सपोनेंशियल, राइट। एक्सपोनेंशियल होने का एक मेजर रीजन तो मैथमेटिक्स इजीली बता रही है कि अगर मैं एक्सपेक्ट करूं, लेट्स से कि इफ आई एम एक्सपेक्टिंग अ लीनियर चेंज एंड अ लीनियर डिक्रीज ऑफ एनर्जी, यहाँ पे लगा हुआ है एक्स स्क्वायर, तो आपके पास एक एक्सपोनेंशियल डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड आ रहा होगा। तो यहाँ से हम स्टार्ट किए थे और हम यहाँ पर आ चुके हैं, एम्पलीट्यूड डिक्रीज हुआ हुआ और इवेंचुअली ये एक पॉइंट पर आकर के रुक जाएगा। Now, this concept where the amplitude is decreasing due to the loss of energy is referred as damping. अगर हमसे पूछा जाए डैम्पिंग क्या है, डैम्पिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, तो डैम्पिंग का कॉन्सेप्ट है डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड ड्यू टू द लॉस ऑफ एनर्जी। अगर ये कहा जाए कि अ सर्टेन ऑसिलेटिंग सिस्टम इज बीइंग डैम्प्ड, तो इसका मतलब ये है कि मैंने एक्सटर्नल फैक्टर्स ऐसे लगा रखे हुए हैं जो कि इसकी एनर्जी को ड्रास्टिकली जो है ना वो लूज करवाएं और इसका एम्पलीट्यूड ड्रास्टिकली डिक्रीज हो। ना कुछ सिस्टम जिसकी हमने एग्जांपल पढ़ी, जैसे हमने पेंडुलम पढ़ा, हमने स्प्रिंग मास सिस्टम पढ़ा, दीज वर द सिस्टम जिनको हमने डिजाइन किया था टू ऑसिलेट, right? But oscillation is practically everywhere, and we do not want the system to oscillate everywhere. For example, small amplitude vibrations can be experienced in overhead bridges. Small amplitude vibration can be experienced in large high buildings. Small amplitude vibrations can be experienced in floors, large floors, या फिर आपके पास जैसे और बड़ी सारी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो वो एम्पलीट्यूड वाइब्रेशंस वहां पे मौजूद हैं, स्मॉल एम्पलीट्यूड वाइब्रेशंस वहां पे मौजूद हैं। अब ऐसा सिस्टम होगा जिसको मतलब जिसमें मैं स्टेबिलिटी चाहता हूँ, तो मैं वहां पे ऑसिलेशंस नहीं चाहूंगा। आई डू नॉट वांट कि मेरा जो एक ओवरहेड ब्रिज बन रखा हुआ है, ठीक है, वो ऑसिलेट करे। सही है, मैं नहीं चाहूंगा कि मैंने जो एक हाई राइज बिल्डिंग बनाई हुई है उसके अंदर ऑसिलेशंस मौजूद हो। ठीक है, या फिर मैं नहीं चाहूंगा कि एक हमने गाड़ी बनाई है जिसके अंदर हमने सस्पेंशन सिस्टम रखे हुए हैं, तो सस्पेंशन सिस्टम इसलिए रखे हुए हैं कि हम नहीं चाहते कि गाड़ी जब एक गड्ढे से गुजरती है, एक जंप से गुजरती है, तो वो ऑसिलेट करना शुरू कर दे, राइट। ऑसिलेशन स्लाइटली होना एंड बहुत ज्यादा होना, ये दोनों मतलब हम स्लाइट ऑसिलेशन तो चाहेंगे लेकिन बहुत ज्यादा ऑसिलेशन नहीं चाहेंगे। व्हाई स्लाइट ऑसिलेशन इज नीडेड एंड व्हाई बहुत ज्यादा ऑसिलेशन इज नॉट नीडेड, इसको आप सिंपल अपनी गाड़ी की एग्जांपल से समझे कि अगर आपकी गाड़ी में ऑसिलेटिंग सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है, मतलब देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ जंप्स एंड सस्पेंशन सिस्टम इन योर कार, तो नुकसान ये होगा कि जब आपकी गाड़ी रोड पे चल रही होगी तो इवन द माइन्यूट किंग्स इन द रोड वो एक बहुत बड़ा जर्क दे रहा हूँ। एट टाइम जैसा होता है हमारी गाड़ी में सस्पेंशन सिस्टम खराब हो जाते हैं, तो एक छोटा सा गड्ढा भी, एक छोटा छोटा सा पत्थर भी आ जाए तो वो एक बहुत जोर की दार एक तो आवाज क्रिएट करेगा और फिर वैसा लगता है जैसे जनाब कोई चीज टूट गई है। इवेंचुअली अगर मैं इस तरह गाड़ी चलाता रहा तो इट वुड start affecting the other things, the joints, the body, the structure, the internal interior जो होता है उसका उसकी मतलब चीजों को, डैशबोर्ड वगैरह को इफेक्ट करना शुरू कर देगा। तो पहली चीज आई नीड सस्पेंशन सो दैट कि वो जो शॉक है वो एब्जॉर्ब होता चले, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरे पास बहुत ज्यादा ऑसिलेशन हो। अगर मैं बिल्डिंग की एग्जांपल दूं तो आई वुड वांट कि मेरी बिल्डिंग में थोड़ी सी ऑसिलेशंस हो इन टर्म्स के वो शॉक एब्जॉर्ब कर सके। अगर एक रिजिड बिल्डिंग बनाई जाती है तो इट वुड इजीली बी एक्सपेक्टेड टू बी ब्रेक इनटू पीसेस। तो थोड़ी बहुत तो शॉक एब्जॉर्बिंग चाहिए मुझे, लेकिन मैं उसके अंदर डैम्पिंग भी चाहूंगा कि ऐसा ना हो कि खुदा ना खास्ता कोई अर्थक्वेक आता है और बिल्डिंग बहुत ज्यादा ऑसिलेट करना शुरू कर देती है। एंड नॉट ओनली दी अर्थक्वेक, जो हम बिल्डिंग में रह रहे हैं, हम कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, तो वी आर प्रोवाइडिंग इट विद सर्टेन फ्रीक्वेंसी बाय मूविंग ओनली, एंड वो आपको ऑसिलेट बिल्डिंग की ऑसिलेशन में फर्क दे सकता है। ठीक है, नाउ व्हाट डैम्पिंग कॉन्सेप्ट इज,
कि हमने देखा कि अगर मैं एक सिंपल पेंडुलम की बात करूं, मैंने इसको रिलीज कर दिया एंड वहां पर वो ग्रेजुअली रिड्यूस होता चला जाएगा. Now this is a damping which occurs naturally, जिसमें आपके पास oscillations के दौरान gradually energy loss हो रहा है and there is an exponential decrease in the amplitude, but the oscillation dies out in a longer period of time. ऐसे में आपके पास जो oscillation का ग्राफ बने वो इस तरह बनेगा कि फॉर एग्जांपल हम इसको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से पढ़ रहे हैं. तो मैंने कहा लेट्स से कि द आइडियल कंडीशन वाज कि आइडियली मेरे पास डिस्प्लेसमेंट वेरीड लाइक दिस. ये मेरा आइडियल ऑसिलेटिंग सिस्टम का एक ग्राफ है, राइट, विदाउट एन ऑसिलेटिंग, विदाउट डैम्पिंग. अगर एनर्जी लॉसेस हुए तो मैंने कहा था कि आफ्टर एवरी हाफ साइकिल, या यूं समझ लें कि कंटिन्यूसली आपके पास एनर्जी लॉस हो रही है, तो एवरी टाइम इट रीचेस अ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ईदर साइड, इट वोंट बी द सेम. हर दफा जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है द एम्पलीट्यूड वुड रिड्यूस एक्सपोनेंशियली और आपके पास ऑसिलेशन कुछ इस तरह की हो रही होगी. दीज आर रेफर्ड एज लाइट डैम्पिंग. लाइट या फिर आप इसको नेचुरल डैम्पिंग भी कह रहे हैं, जिसमें आप डैम्प करवाने के लिए कोई खास इनपुट नहीं दे रहे. एक सेकंड. अच्छा, जिसमें आप कोई खास इनपुट नहीं दे रहे लेकिन एम्पलीट्यूड जो है वो आपके पास इस तरह एक्सपोनेंशियली नेचुरली डिक्रीज हो रहा है, ये आपके पास लाइट डैम्पिंग है. ठीक है ना. अच्छा, ना डैम्पिंग, लाइट डैम्पिंग हर सिस्टम जो कि ऑसिलेट करेगा उसके अंदर हो रहा होगा. ठीक है ना. बट इसमें एक मसला है, इट टेक्स टाइम एंड ऑसिलेशन वो आपके पास एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में तक रहेंगी और एम्पलीट्यूड जो है वो इवन इफ इट्स ग्रेजुअली डिक्रीजिंग बट इट्स देयर. तो अगर मैं एक ऐसे ओवरहेड ब्रिज के ऊपर मौजूद हूँ जिसमें लाइट डैम्पिंग हो रही है, नेचुरल डैम्पिंग हो रही है, तो अगर इट्स डिस्प्लेस्ड या इट्स डिस्टर्ब या किसी वजह से उसके अंदर ऑसिलेशन आ जाएंगी, तो आई वुड एक्सपेक्ट थोड़ी देर तक वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करके रखेगा हमारे लिए. तो इन दैट केस हम डैम्पर्स इंट्रोड्यूस करते हैं, हम वहां पे डैम्पिंग सिस्टम क्रिएट करते हैं, एक ऐसा सिस्टम जो कि लाइट डैम्पिंग से ग्रेटर रेट के ऊपर मुझे डैम्प करवा के दे. ठीक है. डैम्पर्स, अब आपके पास दो तरीके के डैम्पर्स हम क्रिएट कर सकते हैं. एक तो था लाइट डैम्पिंग जो कि नेचुरली आपके पास हो रहा था. वन इज रेफर्ड एज हेवी डैम्पिंग. हेवी डैम्पिंग इज यूज्ड इन वेरी फ्यू सिचुएशन जहां पर आप डैम्पर्स, जहां पे आप ऑसिलेटिंग सिस्टम को सडनली रुकवा रहे होंगे. सडनली रुकवाने का मतलब ये है कि आप उसकी एक क्वार्टर साइकिल भी कंप्लीट नहीं होने दे रहे. ठीक है. एंड आप उसको मतलब जैसे ही वो डिस्टर्ब हुआ, फ्रॉम दैट वेरी मोमेंट उसको रोकना शुरू किया एंड द डिस्प्लेसमेंट डिक्रीजेस सडनली एंड उसके बाद फिर ये ग्रेजुअल आकर के रुक गया है आपके पास. ठीक है. अब इसकी एक बहुत घरेलू सी एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको. इसकी घरेलू सी एग्जाम्पल ये है कि एट टाइम्स हमारे घरों में एक यूजली वुडन डोर्स होते हैं, ग्रिल्ड डोर्स होते हैं, लाइट वाले जो मेन डोर के साथ लगे हुए होते हैं, उसके ऊपर एक हाइड्रोलिक स्टॉपर लगा हुआ होता है. ठीक है. और यूजली इट वर्क्स लाइक कि जैसे ही हम उसको खोलते हैं तो वो उसको वहीं पे अटका देता है जहां तक हमने उसको खोला था, और फिर वो आहिस्ता 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 करके खुद ही बंद हो जाता है. नाउ दैट कुड बी रेफर्ड एज अ हेवी डैम्पिंग, कि आपने उसकी डिस्प्लेसमेंट को, आपने उसकी ऑसिलेशन को राइट देयर आपने उसको ब्रेक किया था एंड विद अ जर्क वो रुका था. जब आपने उसको खोला था तो वहां पे वो विद अ जर्क रुका था एंड फिर वो उसकी समझने की एक क्वार्टर साइकिल भी कंप्लीट नहीं हुई थी. दिस इज हार्ड डैम्पिंग, राइट. नाउ दिस हार्ड डैम्पिंग कुड वर्क इन अ लॉट ऑफ केसेस बट वोंट वर्क इन मेनी केसेस. अगर ये हार्ड डैम्पिंग सिस्टम मैं अपनी गाड़ी के अंदर इंस्टॉल कर दूं तो इसका मतलब ये है कि जब जब गाड़ी के अंदर कोई गाड़ी किसी गड्ढे से गुजरती है तो एक सडन झटका आएगा एंड दैट जर्क वुड इफेक्ट मी आल्सो. छोटी सी एग्जांपल है आपके पास, अगर हम ऑटो रिक्शास के अंदर ट्रैवल करते हैं
तो वहाँ पे सस्पेंशन सिस्टम, डैम्पिंग सिस्टम इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते। तो वो हमें एक, समझ लें कि एक बहुत ही अनकंफर्टेबल सी राइड प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जस्ट बिकॉज हार्ड डैम्पिंग। आई बस समझ में? अच्छा, व्हाट इज द सेंट्रल पॉइंट कि जहां पर मेरा नुकसान भी ना हो सिस्टम का एंड अच्छी सी डैम्पिंग भी हो जाए? दैट्स व्हाट क्रिटिकल डैम्पिंग इज। नाउ क्रिटिकल डैम्पिंग इज, यू समझे कि इट्स अ मिडिल वे या फिर इट्स अ मिक्सचर ऑफ अ लाइट डैम्पिंग सिस्टम एंड अ हैवी डैम्पिंग सिस्टम। एक ही सिस्टम के अंदर मैंने लाइट एंड हैवी डैम्पर्स क्रिएट किए हुए हैं या फिर इंस्टॉल कर रखे हुए हैं जो कि आपको प्रोवाइड करेंगे अ क्रिटिकल डैम्पिंग। अब कैन बी गिव अ स्पेसिफिक एग्जांपल कि भाई किस तरह इंस्टॉल किए हुए स्पेसिफिकली, फिर मुझे स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स पे जाना पड़ेगा, ठीक है? तो क्योंकि एवरी सिस्टम रिक्वायर्स अ डिफरेंट वे ऑफ डैम्पिंग, ठीक है? अब जैसे बिल्डिंग की मैं बात करूँ, आप बोले सर बिल्डिंग में डैम्पर्स कहाँ लगे हुए? तो बिल्डिंग में डैम्पर्स नहीं लगे हुए, पर्टिकुलरली डैम्पर्स नहीं लगे हुए, लेकिन द वे दे आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड, तो दैट एक्ट्स एज अ डैम्पिंग सिस्टम। अब जैसे एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे एक क्रिटिकल डैम्पिंग की एक हाइपोथेटिकल डिजाइन हमने बनाया ऑफ सस्पेंशन सिस्टम, ठीक है? सस्पेंशन सिस्टम जो गाड़ियों के अंदर, जो कार्स, जो बाइक्स के अंदर यूज होता है, इट नीड्स टू थिंग्स। एक होता है जंप, ठीक है ना, जिसे आप स्प्रिंग कह लें, गाड़ियों के नीचे एक स्प्रिंग लगा हुआ होता है, ठीक है ना, जिसको कॉमनली हम जंप्स कह रहे होते हैं, ठीक है ना? तो जो इसके लिए आप एक समझ लेंगे मार्केट लैंग्वेज होगा तो वो बोलेगा जंप्स की बात हो रही है, जंप्स खराब हो गए, जंप्स ठीक है, व्हाटसोएवर, ये जंप्स। दूसरा इसके साथ लगा होता है एक सस्पेंशन सिस्टम जिसको हम शॉक एब्जॉर्बर कहते हैं, या फिर हम एक और नाम देते हैं, इसको हम शॉकर्स का नाम दे रहे होते हैं, ठीक है? अब इन दोनों का इंडिविजुअल पर्पस देखें। अगर मेरी गाड़ी के अंदर लेट्स से कि दिस इज द लोड, अब इसके ऊपर पूरी कार का एक लोड है और ये मैंने सस्पेंशन सिस्टम यहाँ पे डैम्पिंग सिस्टम लगा रखा है। अगर मेरी गाड़ी में सिर्फ ये स्प्रिंग लगा हुआ है एंड ये इनर पार्ट नहीं है, ठीक है, तो जैसे ही मेरी गाड़ी किसी गड्ढे से गुजरती है तो ये बेंड होगा, तो यूं समझ लें कि मैंने अपने स्प्रिंग मास सिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया, ठीक है? अब ये लाइट डैम्पिंग के थ्रू ऑसिलेट कर रहा हूं। तो अब आप गाड़ी में बैठे हुए क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि आप गड्ढे से गुजरे और गुजरने के बाद आप एक तवील अरसे तक हल्का 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 ऑसिलेट करते रहे, ठीक है ना, और लाइट डैम्पिंग थ्रू ग्रेजुअली आपकी ऑसिलेशंस रुकी। एंड इफ यू आर लिविंग इन आवर सिटी तो ये तो नहीं होने वाला, क्योंकि पिछली ऑसिलेशन रुकी नहीं होगी, नई वाली ऑसिलेशन आ जाएगी आपके पास, ठीक है? दैट्स व्हाट कॉल्ड फोल्ड ऑसिलेशन, ठीक है? तो हम ऑसिलेट करते रहेंगे फिर, राइट? तो दिस इज इन अ गुड सिस्टम। हमने अगर यहाँ पे सिर्फ शॉक एब्जॉर्बर लगा दिया, सिर्फ नो जम्प्स, ओनली शॉक एब्जॉर्बर, तो शॉक एब्जॉर्बर क्या कर रहा है वहां पे, इस चीज को सुनिएगा। शॉक एब्जॉर्बर एक सिलेंडर पिस्टन सिस्टम है। यहाँ पे आपके पास एक फ्लूइड मौजूद है जो कि आपके पास इनकम्प्रेसिबल है, ठीक है? जैसे ही ये कोई जर्क आता है, किसी गड्ढे से गुजरता है, तो दिस प्रेसेस, ठीक है, और ये ऑल ऑफ अ सडन उस सस्पेंशन, उस जर्क को, उस क्या कहते हैं, मूवमेंट को रिड्यूस कर देगा। तो यहाँ पर आकर के मेरा एम्पलीट्यूड, मेरी ऑसिलेशन डाई आउट कर गई, मैं वापस ऊपर नहीं गया। तो दिस वाज अ हार्ड डैम्पिंग। तो ये एकदम से कंप्रेस हुआ एंड खत्म। नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये ग्रेजुअली एक्सपेंड करेगा। अगर इसके एक्सपेंड करने से पहले दूसरा गड्ढा आ गया तो अभी मेरे पास सिस्टम एक्सट्रीम हार्ड डैम्पिंग पर है एंड मैं धड़ करके नीचे लग रहा हूँ, एंड दैट माइट इफेक्ट दिस जॉइंट या फिर जो अंदर साहब बैठे हुए उनकी कमर पे लगेगी, ठीक है? रिक्शे की बेहतरीन एग्जाम्पल है। तो अब हमने क्रिटिकल डैम्पिंग की तरफ गए, री इंस्टॉल्ड बोथ ऑफ देम। अब अगर मैं दोनों को इंस्टॉल करता हूं तो जैसे मैंने कहा कि ये एक्सट्रीम हाइपोथेटिकल डिजाइन है, डेफिनेटली जब आप गाड़ी की तरफ प्रैक्टिकली जाएंगे तो उसके अंदर टेक्निकलिटीज विल बी डिफरेंट। अच्छा, अब क्या हो रहा है कि जैसे ही कोई मैंने ये भी लगा दिया और ये भी लगाया हुआ है मेरे पास, मतलब शॉकर्स भी लगे हुए, मेरे पास स्प्रिंग्स भी लगे हुए। अब क्या हुआ, जैसे ही कोई झटका आया, ठीक है, ये डेफिनेटली जो शॉक एब्जॉर्बर है वो प्रेस होगा,
जैसे ही शॉक एब्जॉर्बर प्रेस होता है, साथ ही साथ आपके पास ये जो जंप आपने लगा रखा हुआ है ये कंप्रेस होना शुरू होगा। अच्छा, एक्सपेक्ट दिस जंप्स टू हैव अ ग्रेटर वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। तो जैसे ही आप इसे कंप्रेस करेंगे, इसके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स होगी जो कि ऊपर की तरफ पुश फोर्स लगा रही होगी। ठीक है, तो इसका फोर्स एंड अपसाइड फोर्स, आपके पास वो जो सडन डिक्रीज आ रहा था वो ग्रेजुअल डिक्रीज आ रहा है। ठीक है, ये कंप्लीटली दब जाता, ये कंप्लीटली क्या कहते हैं प्रेस हो जाता, उससे पहले ये रिस्टोरिंग फोर्स इसको दोबारा एक्सपेंड करवा रही होती है। तो वो जो झटका एकदम जाके इस पे लगता था एंड फिर ये लेटर ऑन जाकर के यूं ग्रेजुअली एक्सपेंड करेगा, वो ऐसा हुआ कि ये ग्रेजुअल सस्पेंशन पे गया एंड द स्प्रिंग एक्सपेंडेड ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स एंड ये वापस अपनी जगह पर आ गया। नाउ ये क्रिटिकल डैम्पिंग है। क्रिटिकल डैम्पिंग में मेरे पास क्या हुआ, द डैम्पर अलाउड एन ऑसिलेशन ऑफ एटलीस्ट हाफ अ क्वार्टर ऑफ अ साइकिल एंड उसके बाद उसने ऑसिलेशंस के एम्पलीट्यूड को इतना माइन्यूट किया कि बहुत कम एम्पलीट्यूड के ऊपर स्मॉल वाइब्रेशंस होते होते एनर्जी ग्रेजुअली लॉस हुई। ठीक है, नाउ दिस इज द पार्ट व्हिच आई एम नॉट इवन फीलिंग। ठीक है, but there was a bit of oscillation, there was a bit of margin of movement for the system। वो rigid नहीं हुआ तो वो टूटेगा भी नहीं एंड वो एकदम यूं समझ लें कि आपको वो एकदम जर्क भी नहीं दे रहा होगा। तो यूं कह लें कि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा हुआ था ओ लेवल एएस के अंदर इम्पैक्ट टाइम का। तो ये बेसिकली इसके इम्पैक्ट टाइम को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, जिसमें वो जो जर्क है वो आपके पास ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है। So this is what an example of critical damping in a car system is। इसी तरह multiple systems के अंदर depending upon the nature of the system and the nature of the oscillation different dampers लगाए जाते हैं। A lot of examples are there for आपके पास critical damping, जैसे मैंने डोर की एग्जांपल दी थी। yes, वो आपके पास एक एग्जांपल है। अब आपने न्यू सॉर्ट ऑफ हिंजेस देखे होंगे, यूजुअली किचन कैबिनेट्स के अंदर लग रहे होते हैं कि हम उसको खोलते हैं, उसको बंद कर देते हैं एंड वो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जाकर के ग्रेजुअली आप चाहें उसको प्रेस करना, वो स्लोली जा रहा होगा और आराम से जाकर के बंद हो जाएगा। अब अगर वो पुराने वाले हिंजेस को याद करें आप, जिसमें वो बड़ा सा सिलेंडर लगा हुआ था, ठीक है ना, अभी भी बहुत जगह इस्तेमाल हो रहे होते हैं, लेकिन इवेंचुअली मतलब ये मेरी जाती एक्सपीरियंस था, अब मतलब ऑब्जर्वेशन थी, आई डोंट नो कि सबने ऑब्जर्व किया हो या नहीं, दे गेट लूजन एट द एंड ऑफ द डे फ्रॉम द हिंजेस। वो अपने हिंजेस से काफी लूज हो जाते हैं। ठीक है, अगर वो लूज नहीं हो रहे तो जिस जिस हिंज पे दरवाजा लगा हुआ है वो हिंजेस लूज हो जाते हैं। तो दैट इज गिविंग मी द एविडेंस ऑफ जर्क जो उसके सडन स्टॉप करने से लग रहा है। तो नॉट मतलब यू नो इमीडिएटली बट इवेंचुअली वो जो दरवाजा है, वो जो हिंजेस है वो इफेक्ट हो रहे होते और वो इवेंचुअली लूजन हो जाता है, टूट जाता है, खराब हो जाता है, ये वाली चीज है। सो हार्ड डैम्पिंग अगर इमीडिएटली इफेक्टिव ना हो तो इवेंचुअली वो चीजें वो खराब कर देता है। अगर किसी गाड़ी के सिस्टम में आपके पास सस्पेंशन सिस्टम खराब है, ठीक है, तो आपके पास गाड़ी के बहुत सारे पार्ट्स, फिर वो उधर गाड़ी शोर करने लग जाती है जी, डैशबोर्ड भी धड़ धड़ हिल रहा है, सीटें भी हिलना शुरू हो गई हैं, दरवाजे भी आवाजें कर रहे हैं, दरवाजों के साइड पैनल भी आवाजें कर रही हैं। इफेक्ट्स यहाँ पर डायरेक्ट हो जाए तो वो जो फोर्स है वो कहीं ना कहीं तो जाएगी, यहाँ एब्जॉर्ब नहीं हो रहा तो वहां जा रही है। कार नॉट टेकिंग द डैमेज, द पर्सन इज टेकिंग द डैमेज और द अदर स्टफ इज टेकिंग द डैमेज। तो डैम्पिंग is a concept where the amplitude decreases due to the loss of energy। Sometimes it happens naturally, जहाँ पे आप oscillate करवा के छोड़ दें and you know that eventually इसने रुक जाना है, that's natural damping। डैम्पिंग सिस्टम अप्लाइंग या इंस्टॉलिंग डैम्पर्स, वो क्या है आपके पास, दैट इज अ सिस्टम जहां पर आप खुद से एनर्जी लॉस करवा करके ऑसिलेशंस को रुकवा रहे हैं। ठीक है ना, द हाई ओवरहेड ब्रिजेस, ठीक है, फ्लाईओवर्स, दे आर डिजाइंड इन अ वे कि वो उनके अंदर डैम्पिंग सिस्टम हो। अगर डैम्पिंग सिस्टम ना हो तो आप इवेंचुअली वो टूट सकता है। क्यों टूट सकता है? You might have experienced in certain overhead bridges, overhead in flyovers in Karachi, specifically एक फ्लाईओवर है बड़ा फेमस नेटिव जेटी का। यूजली फ्लाईओवर इतने बड़े हैं नहीं, ये एक्सपीरियंस आपको होगा इन ए लॉन्गर ओवरहेड ब्रिजेस या फिर फ्लाईओवर्स
तो फॉर एग्जांपल हमारे मतलब करीबी शहर में तो ऐसा नहीं है, लेकिन अगर if there is a bridge that is connecting to you know lands over a river, ठीक है, जैसे हम एग्जांपल्स में देखते हैं ब्रुकलिन ब्रिज वगैरह, यहाँ पर आप ऑसिलेशंस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ठीक है, कि अगर आप चल रहे हैं और आपके बराबर में एक बड़ी सी एक गाड़ी चली जाती है, एक डंपर ट्रक चला जाता है आपके पास, तो वो ऑसिलेशन वो ऑसिलेट करवा रहा होगा, यू विल फील द स्मॉल वाइब्रेशन। अगर आप नेटिव जेटी के ब्रिज पे आपका जाना हुआ हो, ठीक है, तो वहां पे अगर आप एक्सपीरियंस करें, इफ यू आर स्टैंडिंग देयर, इफ योर कार इज देयर, और वहां पे बड़ी बड़ी ट्रक जा रहे होते हैं, तो वहां पे वो देयर इज ऑसिलेशन, वो तो इतनी विजिबल ऑसिलेशन होती है कि बंदा डर जाए भाई, वो बोलेगा यार ये क्या हो रहा है, ब्रिज गिरने वाला है, वो ऑसिलेट कर रहा होता है। ठीक है, तो ऑसिलेशन भी जरूरी है, ऑसिलेशन नहीं होगी तो वो टूट जाएगा, इमीडिएटली टूट जाएगा। डैम्पिंग भी जरूरी है, डैम्पिंग नहीं होगी तो वो लेटर ऑन टूट सकता है। क्यों टूट सकता है, अब यहाँ पे वो रीजन फोर्स ऑसिलेशन में समझेंगे। देखिए, प्री ऑसिलेशंस हमने ऑसिलेट करवाया, छोड़ दिया, वी आर एक्सपेक्टिंग देयर इज नो सॉर्ट ऑफ एनर्जी लॉस, ऑसिलेट किए चले जा रहा है। ठीक है, नाउ दैट्स एक्सट्रीम आइडियल सिचुएशन, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होने वाला हमारे पास। ठीक है, प्रैक्टिकली क्या होगा, नेचुरल डैम्पिंग होती रहेगी आपके पास। लेट्स से डैम्पर्स नहीं लगे हुए तो आपके पास नेचुरल डैम्पिंग होती रहेगी। ठीक है, अब देयर आर सर्टेन सिचुएशन जहां पे हम ऑसिलेशंस को जिंदा रखना चाहते हैं। डैम्पर से वो था कि हम ऑसिलेशंस को टाई आउट करवा रहे हैं, हमारा सिस्टम स्टेबिलिटी की तरफ आ गया। बट देयर आर सर्टेन सिचुएशन जहां पर हम ऑसिलेशंस को जिंदा रखना चाहते हैं, हम चाहते हैं सिस्टम ऑसिलेट करता रहे। अब सिस्टम अगर हम चाह रहे हैं ऑसिलेट करता रहे, तो नॉट एवरी टाइम वो ऐसा होगा कि बिल्कुल चलता रहेगा। हमने एक दफा उसको एनर्जी प्रोवाइड की, हमने उसको ऑसिलेट करवाया, नाउ आफ्टर एवरी साइकिल या आफ्टर एवरी हाफ साइकिल मुझे उसको दोबारा एनर्जी प्रोवाइड करनी है, वरना वो डाई आउट कर जाएगा। इसकी कॉमन सी एग्जांपल देखें, स्विंग्स पे एक साहब बैठे, एक बच्चा बैठा, आपने उस बच्चे को पुल किया या पुश किया एंड यू मेक द स्विंग्स टू ऑसिलेट। अब ऐसा तो नहीं होता कि आप उसको एक दफा ऑसिलेट करके चले गए एंड यू सी कि भाई 5 मिनट तक वो ऑसिलेट कर रहे हैं, यू नो दैट कि वो डैम कर जाएगा। तो अब आप क्या करते हैं कि एवरी टाइम वो बच्चा आगे जाएगा, स्विंग्स वापस आएगा, यू पुश इट अ लिटिल। अब पहली दफा जो आपने रिटर्न किया था इन पुशिंग द स्टूडेंट द चाइल्ड बैक और फिर रिलीज करना, दिस वाज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिटर्न जो आपने किया था, ये आपने मैक्सिमम इनपुट ऑफ एनर्जी दे दी थी ऑसिलेटिंग सिस्टम को। अब हर दफा you need a small push to maintain the oscillation. Now that small amount of return जो आप कर रहे हैं, you are just providing the loss energy back into it. जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी जाता है, लूज होता है एक आने जाने में, आप उसको हल्का सा पुश दे करके दोबारा आप उसको वो एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं। नाउ द ऑसिलेशन एंड द एम्पलीट्यूड इज मेंटेन, दिस इज फोर्स्ड ऑसिलेशन, जहां पे यू आर कीपिंग द ऑसिलेशन by providing external frequency. This external frequency जो हम provide कर रहे हैं, अब मैं इसको frequency कहूँगा ना, तो वो हर दफा आता है I have to push it, so I am pushing it at a specific time intervals, so I am providing an external frequency जिसे मैं drivers frequency कहूँगा। अब ये drivers frequency क्या है, there is a frequency जो कि उस ऑसिलेटिंग सिस्टम की अपनी होगी। मैंने एक सिस्टम को ऑसिलेट करवा दिया एक पेंडुलम में, अब उस पेंडुलम का, जैसे स्विंग्स की अगर मैं बात करूं, स्विंग्स इज अ प्योरली एग्जांपल ऑफ अ पेंडुलम। तो देखिए पेंडुलम का जो टाइम पीरियड या पेंडुलम का जो हमने ओमेगा की वैल्यू पढ़ी थी, तो वो आपको याद होगा कि वो ओमेगा उसका G/L के बराबर था, राइट। अब दिस फ्रीक्वेंसी is fixed, omega square, sorry, this is fixed। अब आप ये इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, ठीक है ना, जो डिपेंड कर रही है उसकी लेंथ के ऊपर। दिस इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अब आप उसको जब भी ऑसिलेट करवाएंगे, आप कितना ही हार्ड उसको पुश दे दें, यू आर जस्ट इंक्रीजिंग द वेलोसिटी, यू आर नॉट चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी, ठीक है, क्योंकि उसका ओमेगा उसके फिजिकल फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है, आप स्टूडेंट के मास के ऊपर नहीं, आपकी फोर्स के ऊपर नहीं। तो इसी तरह एवरी ऑसिलेटिंग सिस्टम हैज इट्स ओन नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जिसे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। ये टर्म आपने स्टेशनरी वेव्स में भी देखी थी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फिर नेचुरल फ्रीक्वेंसी, राइट। नाउ अब आप क्या कर रहे हैं, आप फ्रीक्वेंसी एक्सटर्नली प्रोवाइड कर रहे हैं, यू आर पुशिंग इट कंटिन्यूअसली एट अ स्पेसिफिक टाइम इंटरवल
दैट फ्रीक्वेंसी इज रेफर्ड एज ड्राइवर्स फ्रीक्वेंसी, जो कि आप एक्सटर्नली बाय मींस बाय मैन्युअली, या फिर अगर मैं किसी दूसरे सिस्टम की बात करूं तो आप उसको किसी एक फ्रीक्वेंसी जनरेटर से प्रोवाइड करें, तो दैट्स व्हाट द ड्राइवर्स फ्रीक्वेंसी इज। अब इमेजिन करें कि एक ऑसिलेटिंग सिस्टम है, उसकी अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है और एक ड्राइवर्स फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट लेकर के आए। आपको ऐसा नहीं लगता कि नाउ दीज टू फ्रीक्वेंसीज माइट इंटरफेयर, एंड दे विल इंटरफेयर, दे विल सुपरपोज, एंड जो सिस्टम है आपके पास वो एक रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट कर रहा होगा। Now that resultant frequency may lead to a constructive interference, it may lead to a destructive interference. Now, अगर मुझे destructive interference का criteria समझ में आ गया कि what frequency to be provided so that a destructive interference हो, तो I have achieved a damping system by forced oscillation. ऐसे ही है, मैंने उसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्रोवाइड करने के लिए एक ऐसी ड्राइवर्स फ्रीक्वेंसी दी जो उसे डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करे, उसके एम्पलीट्यूड को डिक्रीज करे। एम्पलीट्यूड को डिक्रीज करना ही डैम्पिंग था मेरे लिए, तो आई हैव जस्ट अनलॉक अ मेथड टू डैम्प द ऑसिलेशन वेरी पीसफुली। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के नतीजे में आई एम एक्सपेक्टिंग द एम्पलीट्यूड टू इंक्रीज ड्रास्टिकली। आपको याद होगा हमने क्या कहा था कि एएस के अंदर हमने पढ़ा था कि अगर दो वेव्स ऐसे मिल जाती हैं कि उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, दे मीट कंस्ट्रक्टिवली, तो एम्पलीट्यूड आपके पास डबल हो जाने वाला। इफ द एम्पलीट्यूड वाज इक्वल, अगर अनइक्वल भी था तो एम्पलीट्यूड लार्जेस्ट होगा। ठीक है, सो नाउ इमेजिन कि अगर आपके पास the natural frequency of the oscillating system and the driver's frequency सेम हो जाए, मैं वही ड्राइवर फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड कर दूं जो कि ऑसिलेटिंग सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी। The system would face constructive interference. The amplitude would become the largest value to its largest value peak करेगा। This concept is referred as resonance. concept आपके पास क्या कहलाएगा? रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट मिला। सो व्हाट रेजोनेंस इज, रेजोनेंस इज के देखें आपके पास मैंने एम्पलीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाया है। ठीक है, नाउ दिस फ्रीक्वेंसी इज द ड्राइवर्स फ्रीक्वेंसी जो हम एक्सटर्नली प्रोवाइड कर रहे हैं। इस पे एक कांस्टेंट मार्क मैंने लगाया नेचुरल फ्रीक्वेंसी, जिसको मैं एफ नॉट कह रहा हूँ। दिस नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज ऑफ द सिस्टम। ठीक है, अब इस ऑसिलेटिंग सिस्टम को मैं फ्रीक्वेंसी एक्सटर्नली प्रोवाइड कर रहा था, अगर मैं इसको जीरो रख देता हूं तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर वो ऑसिलेटिंग सिस्टम वुड बी ऑसिलेटिंग विद इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी, और वो एक फ्री ऑसिलेशन होगी, राइट, जहां पे नेचुरल डैम्पिंग हो रही होगी। अब मैंने जीरो से इंक्रीज करना शुरू किया दी एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी। लेट्स से मैंने फ्रीक्वेंसी जनरेटर लगाए रखा था, अब मैं इसको जीरो से इंक्रीज करना शुरू कर रहा हूँ। तो जीरो से इंक्रीज करने का मतलब ये है कि लेट्स से कि दिस वाज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटिंग ऑफ द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटिंग सिस्टम, और मैं जो फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड कर रहा हूँ वो कुछ ये है। फिर मैं इसको इंक्रीज करता जाऊंगा ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता मैं फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहा हूँ। जब मैं फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहा हूँ तो देयर वुड बी अ रिजल्टेंट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जिसकी वजह से एम्पलीट्यूड एक्चुअल वैल्यू से ग्रेजुअली बढ़ता रहेगा, लेकिन देयर वोंट बी अ वेरी लार्ज शिफ्ट इन एम्पलीट्यूड until and unless the driver's frequency becomes equal to the natural frequency of the oscillating system. जैसे ही ये काम हो जाता है कि ड्राइवर्स फ्रीक्वेंसी एंड द नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है, तो due to the constructive interference the amplitude would go to a sudden large value and जो भी ऑसिलेटिंग सिस्टम है वो एक बहुत बड़े एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करेगा। दिस कॉन्सेप्ट इज रेफर्ड एज रेजोनेंस। अब इस रेजोनेंस को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर लेकर के आए। देखिए, मैंने कहा बिल्डिंग्स हैव वाइब्रेशंस, दे हैव वाइब्रेशंस अकॉर्डिंग टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसीज। ठीक है ना, बिल्डिंग्स आर वाइब्रेटिंग, दे हैव वेरी स्मॉल एम्पलीट्यूड, अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी, वो जो उनका ओमेगा डिपेंड कर रहा है इनके फिजिकल फैक्टर्स के ऊपर। गॉड फॉरबिड देयर इज एन अर्थक्वेक,
which causes the earth to vibrate, या this building to vibrate, God forbid that frequency is equals to the natural frequency, तो यहाँ पे बिल्डिंग एकदम ग्रेटर एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगी। बिल्डिंग की ग्रेटर एम्पलीट्यूड होने का मतलब है कि बिल्डिंग टूट जाएगी, रिजिड सब्सटेंस। ठीक है, इसी तरह आपने एक एग्जाम्पल सुनी होगी, एक कहानी सुनी होगी कि जनाब देवर ओल्ड सिंगर्स दैट यूज टू सिंग इन सच अ वे कि वो ग्लास तोड़ दिया करते थे। इवन द फेमस हमारे पास रेफर्ड शहनशाह गजल मेहदी हसन साहब, he was once singing and he broke the glass, and I'm very amazed that he was asked how it happened. There's an interview where Mehdi Hasan साहब was asked कि भाई आप गा रहे थे और आपने जनाब शीशा वीशा तोड़ दिया, आप तो तानसेन निकले, तो ये क्या सीन है? And I was really amazed by his answer. He answered that कि मैं गा रहा था and the frequency of my alarm matched the frequency of the glass. So that was purely a physics based answer that I wasn't expecting from someone who is famous for ghazals. तो एग्जैक्टली उन्होंने टर्म यूज किया, एग्जैक्टली यही फिनोमेना है कि जनाब वो जो आलाप ले रहे होंगे, वो जो एक साउंड नोट ले रहे होंगे, वी नो दैट फ्रॉम आवर स्टेशनरी वेव दैट नोट हैज अ फ्रीक्वेंसी। उसकी फ्रीक्वेंसी गिलास जो वहां पे उस रूम में मौजूद है, उस गिलास के अंदर वाइब्रेशन होगी, उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर गया, एक एम्पलीट्यूड बढ़ा। अब आप इमेजिन करें कि ग्लास एक फ्रेजाइल सब्सटेंस है, एम्पलीट्यूड बढ़ने का मतलब ये है कि उसको ग्रेटर बेंडिंग प्रोवाइड कर रहा हूं मैं, ग्रेटर बेंडिंग पे वो टूट जाए। वाई? आपके पास एक धमाके से शीशे टूट जाते हैं। अब एक प्रेशर इज वन ऑफ द रीजन एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन। एक बड़ी मजेदार सी बात बता, आई डोंट रिमेम्बर द ब्रिज, मेरे ख्याल से गोल्डन गेट ब्रिज शायद, when it was inaugurated, so there was an army troop called for the inauguration to have a parade on that bridge. ठीक है, it was first of its kind I guess। ठीक है, बहुत पुरानी स्टोरी है, it was first of its kind। तो आर्मी परेड को बुलाया गया कि भाई, आर्मी ट्रूप को बुलाया गया कि जी आपने परेड करके जाना है यहाँ पे। ठीक है जी, इनॉग्रेशन हो रही है, एक स्टेट ऑफ द आर्ट ब्रिज बनाया हमने, आर्मी आती है। अब यू नो दैट कि आर्मी के मार्च का तरीकेकार क्या है, ट्रूप्स मार्च इन सिंक्रोनस स्टेप्स, वो था करके सिंक्रोनस स्टेप्स के साथ चल रहे होते हैं। नाउ इमेजिन इन द टर्म्स ऑफ फिजिक्स, उनके जो सिंक्रोनस स्टेप्स थे, दे एक्टेड एज अ ड्राइवर्स फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अच्छा जैसे ही उन्होंने ट्रूप ने मार्च करना शुरू किया, तो द वाइब्रेशन वाज एक्सपीरियंस्ड इन द ब्रिज। Here, there was all of a sudden a large vibration which affected a lot of things। ठीक है, गाड़ियां वाड़ियां हिल गई, लोग गिर गए, तार वगैरह टूट गए, मतलब the bridge actually oscillated to a very large amplitude। The bridge was closed, people were evacuated and it was searched upon कि भाई क्या सीन है, कंस्ट्रक्शन में क्या लूप होल ऐसा रह गया, ये क्यों उछल गया। तो later on the engineers find out, they sort out कि भाई सीन ये है कि यहाँ पर हो गई थी रेजोनेंस। ठीक है, सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स दो चीजें हैं कि जब भी इस टाइप के ब्रिजेस बनते हैं, लाइक द ब्रिजेस दैट आर लॉन्ग इनफ, और वो ऐसे करके दो लैंड्स को कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उनके जो कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर है, आपने देखा होगा, दे हैव पार्ट्स, ब्रेक्स होते हैं, वायर्स वगैरह लगे हुए होते हैं, देयर सपोर्ट्स एज वेल एज द डैम्पर सिस्टम, तो उनके अंदर डैम्पिंग लगाई जा रही है। एक बात, दूसरी बात ये है कि द आर्मी ट्रूप्स आर दे हैव अ रूल, दे वोंट मार्च सिंक्रोनस ऑन अ ओवरहेड ब्रिज। ठीक है, उनको भी समझ में आ गया कि भाई अगर आपके पास हो गई यहाँ पे रेजोनेंस, ब्रिज तोड़ देंगे हम लोग चलते चलते और हम गिर जाएंगे नीचे। ठीक है, सो दिस इज रेजोनेंस दैट कुड बी वेरी डिफरेंट। अच्छा, अब अगर मेरे पास सिस्टम में डैम्पिंग सिस्टम लगा हुआ, अगर मेरे पास ऑसिलेशन जो भी है चीज उसमें डैम्पर्स लगे हुए, तो वो डैम्पर्स वुड डू कि इफ देयर इज अ क्रिटिकल डैम्पिंग सिस्टम, तो वो इस रेजोनेंस को रिड्यूस करेगा। इवन एट द रेजोनेटिंग पॉइंट, जो मेरे पास पीक वैल्यू है, वो नेचुरल डैम्पिंग से थोड़ी कम हो चुकी हुई होगी। एंड इफ आई हैव अ हार्ड डैम्पिंग, तो हार्ड डैम्पिंग इसको बहुत ज्यादा रिड्यूस कर देगा, ग्रेजुअली रिड्यूस करेगा, सडन रिड्यूस होगा अगर हार्ड डैम्पिंग। क्रिटिकल डैम्पिंग एंड अ हार्ड डैम्पिंग,
तो देयर आर सर्टेन सिचुएशन जहाँ पे हार्ड डैम्पिंग वुड बी रिक्वायर्ड कि भाई मैं ये चाहूंगा कि भाई ऐसा कोई सिस्टम है तो वो जरा सा भी ऑसिलेट ना करे। अब ये डैम्पिंग सिस्टम एक इंजीनियरिंग का आर्ट है कि जितना स्मूथ होगा उतनी ज्यादा आप फील नहीं कर पा रहे। सो दैट्स व्हाट प्री फोर्स्ड रेजोनेंस एंड डैम्पिंग के कॉन्सेप्ट्स गोज बैक। तो मुझे बताइएगा, इट वाज टोटली थ्योरेटिकल, यहाँ तक आपको बातें क्लियर है? आई होप थिंग्स आर क्लियर। गुड चीज, ठीक है। अब गोइंग ऑन टुवर्ड्स क्वेश्चंस जो कि डैम्पिंग को ठीक है, जो डैम्पिंग को इंक्लूड कर रहे हैं। सो अ लॉट ऑफ क्वेश्चन जो कि हम लोगों ने छोड़ दिए थे वो अब हम यहाँ पे देखें, ठीक है। देयर वोंट बी क्वेश्चंस, मैथमेटिकल क्वेश्चंस डैम्पिंग से रिलेटेड, ठीक है, लेकिन दे बी थ्योरेटिकल एंड देयर वुड बी ग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, प्रोबेबली आज हम एक ही क्वेश्चन देख पाएंगे, ठीक है। सो देयर इज अ क्वेश्चन व्हिच सेज कि क्वेश्चन 4 पेपर 4 नंबर 14, आई गेस पता नहीं किया था या नहीं किया था, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बोलते हैं स्टेट व्हाट इज मेंट बाय सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छा, यहाँ पे जब सिंपल हार्मोनिक मोशन को एक्सप्लेन करने की बात होती है तो यहाँ पे बच्चे एक कॉमन गलती कर, कॉमन गलती क्या हो रही है, दे स्टार्ट लाइक के the acceleration is inversely proportional, is oppositely directed and directly proportional to the displacement। भाई यहाँ पे नहीं है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक अहम बात ये बताई थी कि एवरी ऑसिलेटिंग सिस्टम इज नॉट एन एसएचएम। तो इट्स शुड स्टार्ट विद अ टर्म इफ, कि अगर ऐसा है तो ऑसिलेटिंग सिस्टम वुड बी रेफर्ड एज एसएचएम। तो हम इसको लिखेंगे इफ। तो आपने देखा होगा अपने नोट्स में भी हमने इसको स्टार्ट किया कि अगर ऐसा द एक्सेलरेशन ऑफ ऑसिलेटिंग सिस्टम या ऑसिलेटिंग बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल and opposite in direction to its displacement, the motion is referred as simple harmonic motion, ठीक है। तो द मेन पॉइंट टू हाईलाइट दिस पार्ट वाज कि हम कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि जनाब एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन ना, हमेशा ऐसा नहीं है। इट्स नॉट ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। शायद ये बात लास्ट क्लास में भी हुई, ठीक है। तो स्टेटमेंट कुछ इस तरह की होनी चाहिए आपके पास। अच्छा, आगे वो आपसे एक क्वेश्चन डिस्कस करता है। वो ये कहता है कि a small ball rests at point P on a curved track of a radius r, ठीक है, as shown in figure 4.1। एक कर्व ट्रैक है, उसके ऊपर एक बॉल जो है वो ऐसे रखी हुई है, ठीक है। अब मैं इस बॉल को उठा करके यहाँ पर डिस्प्लेस करता हूँ और फिर ये बॉल ऐसे ऑसिलेट करेगी, राइट। तो ये इधर से इधर जाएगी, इधर से इधर जाएगी। इफ इट्स अ नेचुरल डैम्पिंग, फ्री ऑसिलेशन, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जहाँ भी ऑसिलेट करती रहेगी, सही है। अच्छा, रिगार्डिंग दिस फ्री ऑसिलेशन थिंग या फिर नेचुरल डैम्पिंग थिंग, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ सिस्टम, जैसे स्विंग्स एग्जांपल ले लें, पुराने स्विंग से जंग खाए हुए एक्सल से, तो वो जल्दी डाई आउट कर गए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि बड़े फ्रेश आपके पास स्विंग्स लगे थे, उसके जो एक्सेल्स थे वो बिल्कुल फ्रेश थे, ग्रीज थे प्रॉपरली, तो वहां पे डैम्पिंग हो रही है लेकिन वेरी लो डैम्पिंग हो रही है, ठीक है। तो डैम्पिंग जरूरी नहीं है कि हमेशा बहुत ज्यादा होगी, ये हो सकती है। यहाँ पे उसने इस ऑसिलेटिंग सिस्टम की एक इक्वेशन दी। अच्छा, इस टाइप का सवाल शायद नहीं देखा था, लेकिन हमने बहुत शुरू में डिस्कस किया था कि दिस इज द जनरल इक्वेशन इन जनरल फॉर्म ऑफ एनी ऑसिलेटिंग सिस्टम, A इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है।
तो कोई भी ऐसा सिस्टम जो कि एसएचएम होगा उसकी इक्वेशन कहीं ना कहीं इस फॉर्मेट पर आ रही होगी, ठीक है। तो अगर मेरे पास एक इक्वेशन गिवन है तो मैं कोशिश ये करूंगा कि उसको इस फॉर्मेट पे डिस्कस करूं और उस कंपेयर करूं, और मैंने कहा जनाब ये तो फाइनली मैं यहाँ से एक्सट्रैक्ट क्या करूंगा, मैं एक्सट्रैक्ट ये करूंगा कि इस ऑसिलेटिंग सिस्टम का जो ओमेगा है दैट इज इक्वल्स टू जी ओवर आर, एंड फर्दर में से ओमेगा ओमेगा स्क्वायर जी ओवर आर के बराबर है, ओमेगा निकाल सकता हूँ, फ्रीक्वेंसी निकाल सकता हूँ, टाइम पीरियड निकाल सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहला सवाल जो कि हमने लास्ट क्लास में भी बहुत तफसील के साथ देखा था, वो शो दैट द बॉल अंडरगोज एन एसएचएम, ठीक है। बॉल एसएचएम परफॉर्म कर रही है तो आपने विद रेफरेंस टू दिस फॉर्मूला डिस्कस करना है कि विद रेफरेंस टू द गिवन फॉर्मूला आपके पास a इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ये बात तो ठीक है। ओमेगा स्क्वायर नीड्स टू बी अ कांस्टेंट, ये आप प्रॉपर वर्डिंग्स में देंगे। तो जो कि हमारे स्पेसिफिक केस पे ओमेगा स्क्वायर जी ओवर आर के बराबर है, जिसमें से जी और आर दोनों ही आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। हेंस ये आपके पास एक एसएचएम है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट पार्ट वाज इजी बट बिट डिफरेंट। वो आपसे बोलता है द रेडियस आर ऑफ अ कर्वेचर ऑफ द ट्रैक इज 28 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो कर्वेचर रेडियस है पूरा जो भी इसका होगा, इसका जो भी रेडियस है दैट्स 28 सेंटीमीटर, ठीक है। उसने कहा डिटरमाइन द टाइम इंटरवल टॉ, दिस सिंबल इज रेफर्ड एज टॉ, बिटवीन द बॉल पासिंग पॉइंट पी एंड देन रिटर्निंग टू पॉइंट पी। तो वो टाइम इंटरवल निकाल दें जिसमें ये बॉल जो है ये पॉइंट पी को क्रॉस करती है एंड वापस पॉइंट पी पर आती है। तो पॉइंट पी को क्रॉस करने का मतलब ये है कि ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर गई थी और फिर वापस आई। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर इसका जाना टुक अ टाइम का क्वार्टर पार्ट और वापस आना टाइम का क्वार्टर पार्ट। तो आना जाना ये टाइम पूछा है, तो इसका मतलब ये है, मैं ये कह सकता हूँ कि दिस टाइम टॉ इज बेसिकली इक्वल्स टू टी अपॉन 2। तो मुझसे वो हाफ टाइम पीरियड पूछ रहा है। अब अगर मैं टाइम पीरियड निकाल लूँ तो मेरे पास इजीली हाफ टाइम पीरियड आ जाएगा। किस तरह आ सकता है, हमारे पास ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है या ओमेगा की वैल्यू है, वी नो दैट कि टी इज इक्वल्स टू 2 पाई ओवर ओमेगा, ठीक है। और इस सिस्टम का जो ओमेगा है दैट इज अंडर रूट जी ओवर आर, ठीक है। या फिर मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ 2 पाई आर ओवर जी, ठीक है। ये कंप्लीट टाइम पीरियड आएगा। मैं चाहूँ तो यहीं से टॉ भी निकाल सकता हूँ, इसको 2 से डिवाइड कर दूँ, 2 से डिवाइड कर दूंगा तो इट वुड बिकम पाई 0.28, मैंने इसको मीटर्स में कन्वर्ट किया 9.81 रूट किया, ये मेरे पास हाफ टाइम पीरियड आ गया। अगर मैं इसको यहाँ से सॉल्व करता तो ये आता कंप्लीट टाइम पीरियड, जिसको फिर मैं बाद में 2 से डिवाइड करके टॉ की वैल्यू निकालता, यहाँ पे डायरेक्टली टॉ आ रहा है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आप जरा कैलकुलेट करके मुझे आंसर बताइए इसका। पाई 0.28 ओवर 9.81, ठीक है, 0.53 एग्जैक्टली, दिस बिकम्स 0.53 सेकेंड्स, ठीक है। दिस वाज द पार्ट जिसके लिए मैंने एक पूरा सवाल छेड़ा। उसने आपसे कहा इस क्वेश्चन के अंदर इट सेज दैट द वेरिएशन विद टाइम टी ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल इज गिवन, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको ये यहाँ पर इस तरह का गिवन है। Some moisture now forms on the track, causing the ball to come to rest after approximately 15 oscillations. कुछ moisture आ चुका हुआ है जिसकी वजह से oscillations damp हो रही है, and approximately after like 15 oscillations it comes to rest, ठीक है। वो ये कहते हैं on the excess अब moisture के साथ
आप क्या करें, इसका डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बना दें। तो नाउ आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि मॉइस्चर अगर है तो इसकी ऑसिलेशंस ग्रेजुअली कम हो रही होगी। अब ये ग्रेजुअल कितना ग्रेजुअल होना चाहिए कि आपके पास एक दो ऑसिलेशंस हैं, वो 15 ऑसिलेशंस के बाद डाई आउट करेगा, तो मैं बहुत बड़े चेंजेस शो नहीं करूंगा। तो 3 नंबर के लिए देखें एग्जामिनर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, मैं क्या चीज़ यहाँ पे बनाऊंगा। तो पहले मैं एक कोशिश की बात नहीं होगा, तो फ्री हैंड ही बनाना पड़ेगा मुझे। तो एग्जामिनर एक्सपेक्ट ही करेगा कि मैं पहला एम्पलीट जो टाइम पीरियड है उसको चेंज ना करूं। तो लेट्स से कि द फर्स्ट डिक्रीज मैंने यहां से शो किया। अच्छा, आपके पेपर में जो डायग्राम होगा वो थोड़ा सा स्मूथ होना चाहिए, ट्राइंग टू मेक अ स्मूथर डायग्राम। ठीक है, अब जब नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट पे जाएगा तो ये प्रीवियस से फर्दर कम होनी चाहिए। कीपिंग द टाइम पीरियड सेम, एवरी टाइम इट रीचेस द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इसकी एम्पलीट्यूड में कमी आ रही है। मैं बहुत बड़े चेंज शो नहीं कर सकता बिकॉज इसको 15 ऑसिलेशन से बना। तो यू कैन सी एवरी टाइम मैंने जो डिक्रीज है उसका साइज बढ़ाता चला गया। तो ही वॉज एक्सपेक्टिंग नहीं कि मैं यहाँ तक बनाऊंगा। तो ऑसिलेशन का बोला था फर्स्ट 2 पीरियड्स, तो फर्स्ट 2 पीरियड्स के लिए मैंने बनाया। अच्छा, टाइम पीरियड मैंने सेम रखा हुआ है, स्टार्टिंग टाइम मैंने सेम रखा हुआ है, इट गोज लाइक दिस। अगर ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता तो मैं डेफिनेटली इसको फ्रॉम द वेरी दिस पॉइंट एक्सपेक्ट करता, लेकिन ऑसिलेशन है तो मैंने यहीं से सॉरी जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो मैंने यहीं से डिक्रीज किया। लेट्स से वो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट किया करता तो डेफिनेटली यहाँ तो एनर्जी मैंने मैक्सिमम लेनी थी, तो मैं पहले इसको पूरा बनाता और यहाँ नेक्स्ट साइकिल से डिक्रीज करना शुरू करता। तो कुछ इस टाइप का ग्राफ बनता आपके पास। ठीक है, तो डैम्पिंग से रिलेटेड अभी बहुत सारे और कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि इन क्वेश्चंस हमने डिस्कस करने हैं। तो ऑसिलेशन का चैप्टर टेक्निकली हमारे पास खत्म हो गया है। वी कीप अ क्लास मोड जिसके अंदर हम कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस कोशिश करेंगे, ऐसे क्वेश्चन जो थोड़े से क्रिटिकल है, जो कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा एनहांस कर सकते हैं, उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे इन दी नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह। एंड अपकमिंग इसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे आईडी टेम्परेचर, then we'll go towards ideal gases and so on. ठीक है, so meet you in the next class, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।